learners, this is Divya, a commerce educator in front of you all. So in this video we are going to discuss the most important chapter of class 12th accountancy, the most important and most conceptual chapter, or we can say the most difficult chapter for class 12th student, share capital. So in this video we are going to discuss MCQs related to share capital. This chapter is वेरी कॉन्सेप्चुअल, बट इसके अगर आपने MCQs को ठीक से पढ़ लिया और समझ लिया तो आई थिंक MCQs आर वेरी वेरी इजी. तो इन दिस वीडियो, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब. क्लास 12th के लिए आज ये फर्स्ट वीडियो है और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल होता है इस को करने के लिए और समझने के लिए. तो हम लोग यहाँ पे MCQs को आपको मैं क्लियर कराऊंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है, और आई एश्योर यू दैट कि इन MCQs में से आपके एग्जामिनेशन में पक्का आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक क्वेश्चन कितने टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, आप उसे क्विकली कैसे सॉल्व करोगे और आपके लिए वो हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बीच में जो आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और रिलेटेड क्वेश्चंस को एक फ्लो में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज़ फर्स्ट थिंग तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होगा. अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अमाउंट पेबल. आपके पास गिवन है. सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, उसके ऑप्शंस को चेकआउट करो, उसके बाद में अपने क्वेश्चंस को करना शुरू करो. आपके पास दे रखा है कि कुछ कंपनी ने शेयर इशू करे हैं, उस पर अमाउंट पेबल दे रखा है. एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर. इसके बाद आपके पास दिया है एक होल्डर है एक्स होल्डिंग 500 शेयर पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. एक्स ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अमाउंट पे किया है. सेकेंडली आपके पास गिवन है वाई एक और होल्डर है जिसने पे किया है, नहीं पे किया. अब देखो एक्स की पेमेंट बताई और वाई की नॉन पेमेंट आपके पास बताई है और लास्ट में आपसे पूछा है कि कॉल इन एरियस कितना होगा. अब नॉर्मल क्वेश्चन ये और तरीके से भी पूछा जा सकता था, जैसे सिर्फ और सिर्फ आपसे यहाँ पर ये पूछ लेते कि x ने इतना पे किया है और y ने भी इतना पे किया है तो नॉट वाला पूछ ले. बट यहाँ पे क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया और x का गिवन दिया उन्होंने, x ने क्या पे कर दिया है और y का पूछा, y ने क्या पे नहीं किया है. अब कुछ बच्चे यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि कॉल इन एरियाज हमारे को किसके निकालने हैं. तो सबसे पहले ध्यान दो, टोटल निकालने हैं यहाँ पे कॉल इन एरियाज. कॉल इन एरियाज इन टोटल आपके पास कितने होंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा ना अपनी कन्वीनियंस के लिए एक पॉइंट लिखते हैं. हमारे पास 2 शेयर होल्डर है एक्स एंड वाई. एक्स होल्डिंग 500 शेयर, वाई होल्डिंग 400 शेयर्स. ओके, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल. जिन भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें कॉल इन एरियाज कौन से पे लेने हैं कौन से नहीं, सिंपल एक छोटा सा टेबल रफली क्रिएट करो, बहुत जल्दी से हो जाएगा. अब चेक करो, एक्स ने एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट भी पे कर दिया, इसका मतलब नॉन पेमेंट यहाँ पर और यहाँ पर है. वाई ने पे नहीं किया, क्या नहीं पे किया था, फाइनल कॉल, इसका मतलब इसकी सिर्फ फाइनल कॉल पे नॉन पेमेंट है. राइट तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट कॉल के टाइम पे 500 शेयर्स ने नहीं पे करी है, इसका मतलब 500 इंटू 2 दैट इज 1000. और सेकेंड कॉल के टाइम पे दोनों ने पेमेंट नहीं करी है, मतलब 500 और 400 दोनों ने पे नहीं किया है, इसका मतलब हमारे पास 900 पे नहीं हुआ है. 900 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. आपने टोटल किया, द राइट आंसर इज 2800. तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. 2800 इज द राइट ऑप्शन. अब आपसे देखो यहाँ पर सिंपल भी पूछा जा सकता है ओनली नॉन पेमेंट बता के, आपसे सिंपल ये भी पूछा जा सकता है सिर्फ ये बताकर, नॉन पेमेंट ना बताकर पेड अमाउंट बता दे, नॉन पेमेंट आपको खुद कैलकुलेट करना होगा. तो दोनों तीनों टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फोकस करो, कभी भी अगर आपको कोई फोकस लूज हो रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही क्वेश्चन में, छोटा सा टेबल क्रिएट करो, सॉल्व करो, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और इसे ऐसे क्रिएट करना डिफिकल्ट नहीं है, बट एक आपके माइंड को क्लैरिटी आएगी इससे और आप कॉन्फिडेंटली अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे. नेक्स्ट
अपना सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेटवर्थ। अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन मतलब आप पेमेंट जो कर रहे हो एसेट्स को बाय करने के लिए वो ज़्यादा है, किससे, आपकी नेटवर्थ से, आपकी एसेट्स की वैल्यू से ज़्यादा है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो किस अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं डेबिट और क्रेडिट में कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। आप एंट्री के ऊपर फोकस करो। एंट्री हमारे पास क्या है, अगर आप कोई भी एसेट्स खरीदते हो, कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है, एसेट्स बाय करने की नॉर्मल एंट्री क्या होती है, एसेट्स बाय करना मतलब इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर आप लाइबिलिटीज भी ले रहे हो तो लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड। और अगर आपका जो भी परचेजिंग पार्टी जिससे भी आप परचेज कर रहे हो, आपकी जो पार्टी है उसका नाम क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है विद द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पर हमने एंट्री बना दी एसेट्स अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट क्रेडिट, जिससे भी आपने बाय किया उसका नाम हमने वेंडर में डाला। और अब क्या कहा जा रहा है, इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर, आपके परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब वैल्यू ऑफ आपकी एसेट से। तो जो भी डिफरेंस आएगा, डेफिनेटली क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो डिफरेंस डेबिट में ही बचेगा। और डेबिट में किस वैल्यू से लिखते हैं हम लोग, गुडविल। तो यहाँ पर डिफरेंस किस नाम से आएगा, गुडविल से आएगा। अगर आप किसी भी कंपनी को बाय कर रहे हो और उस केस में उसको ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, जितनी उससे एसेट्स ले रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको पेमेंट किसके बदले की कर रहे हो, उसकी वैल्यूज, आप उसकी गुडविल के बदले में ज़्यादा पे कर रहे हो, तो यहाँ पे गुडविल डेबिट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन रिवर्स हो सकता है, जैसे आपको दे दिया जाए इफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेटवर्थ, आपकी परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू कम है, किससे कम है, नेटवर्थ से। मतलब ये क्रेडिट साइड कम है और डेबिट साइड ज़्यादा है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आएगा, कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा। तो अभी के लिए तो राइट आंसर ये है, बट अगर यहाँ पे मोर की जगह लेस हो जाए तो आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कैपिटल रिजर्व आपका राइट आंसर होगा। ओके, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी भी है। 2 या 3 हमें एंट्रीज पे फोकस करना है और परचेज कंसिडरेशन का टॉपिक ओवर हो जाता है। तो ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटवर्क लिमिटेड इश्यू शेयर ऑफ ₹100 ईच एज पर डिटेल्स। अब उन्होंने क्या बोला, नेटवर्क कंपनी जो है वो क्या कर रही है, 100 रुपये का एक शेयर इशू कर रही है, ठीक है। अब मशीनरी वॉज परचेज फॉर, आपने मशीनरी खरीदी कितने की, 2,18,500 की आपने एक मशीनरी खरीदी। द वेंडर वॉज इशू ऑफ ₹1900। अब आपने अपने वेंडर को क्या इशू करा, 1900 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। आपने 15% के प्रीमियम पे वेंडर को शेयर इशू कर दिए। क्या लिखा है, कंपनी। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि डिटेल्स कुछ इसी तरीके से दी है। आपको ये नहीं बताया कि कंपनी के पास कितनी कैपिटल है, आपको सीधा सीधा बोला कंपनी इशू कर रही है, ठीक है, 100 रुपीज़ का एक शेयर इशू कर रही है। और साथ में क्या बोल दिया, उसने एक मशीनरी खरीदा। हमें खुद समझना है कि कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है। और वेंडर को वो क्या दे रही है, 1900 शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में आपको बता दिया। देखो कितने अच्छे लोग हैं, ये वैल्यू हमें अक्सर कैलकुलेट करनी होती है, यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रहे हैं। आपसे सीधा सीधा पूछा है एंट्री फॉर पेमेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी हम खरीदते हैं, परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन होता है और हम एंट्री में बाय करते हैं, तो बाय करने के टाइम पे ना हम एंट्री लिखते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ओके, ये बाय करने की एंट्री होती है। अब सेकेंड एंट्री हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेंडर को पे करते हैं। नेक्स्ट एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू, आप जैसे भी पेमेंट कर रहे हो, आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो शेयर्स लिखोगे, आप बिल्स दे रहे हो तो बिल्स लिखोगे, आप कैश या बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो कैश या बैंक लिखोगे। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है तो आप क्रेडिट में प्रीमियम को भी डालोगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें देखने होते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन देखो, अब पहला कंफ्यूजन क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 आपके पास गिवन है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वो इसी ऑप्शन को टिक कर देंगे क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है यहाँ पे एंट्री करनी है, एंट्री फॉर पेमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। हमें यहाँ पेमेंट की एंट्री करनी है, मतलब बाय की एंट्री पे फोकस नहीं है। किसकी एंट्री पे फोकस होना चाहिए हमारा, पेमेंट की एंट्री पे। तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है, देखो वेंडर इज कैंसिल, वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से कैंसिल हुआ, 218500 हमारे को उसे देने हैं, हम लोग ने इसको कैंसिल किया। सेकंड क्या होता है, हम इसे शेयर्स दे रहे हैं।
2 इक्विटी शेयर। अब शेयर्स की वैल्यू कितनी है इस पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1900 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज का एक शेयर है, तो कितना आ गया 190000, 1,90,000 सिंपल। अब इशू हो रहा है प्रीमियम पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 SPR। SPR क्या आ जाएगा, अब सिंपल है 1900 को आप मल्टीप्लाई कर दो 15%, मतलब 100 का 15% 15 से, आंसर तब भी आ जाएगा। या फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आप लिख दो, आंसर तब भी आ जाएगा। आपके पास दोनों ऑप्शन है आंसर को कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको जो सा अच्छा लगे आप वो वाला मेथड फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 28500 एंड दिस इज द राइट आंसर। आई होप ये एंट्री भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चंस क्लियर है फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अदरवाइज 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और मैं साइड हो जाती हूँ और फटाफट से कॉपी कर लो। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा अप्लाइड और अलॉटेड शेयर से, मतलब प्रो राटा एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपका क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कंपनी इश्यू करती है 25,000 शेयर और रिसीव करती है एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स की, मतलब जितना कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को, पब्लिक उससे ज़्यादा लेने के लिए आ गई। तो ये जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉटेड शेयर्स होने वाले हैं। ये कंपनी मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकती है, एंड दिस इज अप्लाइड शेयर, कि कंपनी के पास कितने लोगों ने अप्लाई किया, मतलब सब्सक्राइब बाय पब्लिक। ओके, तो कंपनी वांट्स टू अलॉट, अब कंपनी अलॉट करना चाहती है शेयर्स टू एवरीवन हु हैज अप्लाइड, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है कंपनी उन सबको खुश रखना चाहती है और सबको कुछ ना कुछ देना चाहती है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अलॉटमेंट, हमें यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करना है अलॉटमेंट का। तो सिंपल है, ये आपसे रेशियो पूछ रहे हैं अलॉटमेंट का, आपसे पूछ रहे हैं प्रो राटा किसके बेसिस पर होगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रो राटा का रेशियो क्या होगा। अब आप सबको पता है प्रो राटा निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड। आप सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। 25,000 हमारे पास अलॉटेड शेयर है, हमने लिखा यहाँ पे 25,000 अलॉटेड शेयर। अप्लाइड शेयर हमारे पास अप्लाइड बाय पब्लिक है, हमारे पास 50,000 शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक, तो 50,000 आपके पास रेशियो निकल कर आ गया 2:1, तो द राइट आंसर इज 2:1। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, 2:1 इज द राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। हम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया, हम लोग ने फॉर्मूला अप्लाई किया और सिंपल आंसर आ गया। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में और आपसे किस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो हमें हमेशा याद रखनी है, टोटल अप्लाइड और टोटल अलॉटेड। तो जब भी आप टोटल अप्लाइड शेयर लगा रहे होते हो तो ध्यान रखना, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि आपने कुछ रिजेक्ट किया है नहीं किया। अगर आपने 50,000 शेयर्स में से पार्ट ऑफ शेयर्स को रिजेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 में से लिखा होता कंपनी ने 10,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए हैं और रिमेनिंग को आपने क्या किया, अलॉटमेंट पे दे दिया है, तो आपके पास रिमेनिंग कितने बचे, 40,000। बट बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, टोटल अप्लाइड में इंक्लूडिंग रिजेक्टेड शेयर्स को कंसिडर करते हैं। तो मस्ट रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर्स में इसे याद करके डालना, अगर कभी भी कुछ पार्ट ऑफ शेयर रिजेक्ट हो रहे हैं तो उसे टोटल अप्लाइड में कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब अगर इसी क्वेश्चन में हमारे पास 50,000 शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक होता एंड 10,000, 5,000 कोई भी वैल्यू को हम लोग ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया होता, तो रिजेक्टेड वाले शेयर्स को हम कभी भी टोटल अप्लाइड में काउंट नहीं करते। उस केस में अगर हमने 10,000 शेयर्स रिजेक्ट किए हैं तो रिजेक्टेड शेयर्स को हम सबसे पहले डिडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती है, 10,000 माइनस करने के बाद 40 अपॉन 25 का रेशियो निकालते हैं और आंसर आ जाता। तो सेकंड इसमें आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कैटेगरी में डाला है मैंने, इफ एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स, वो कह रहे हैं जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया, अगर हमने उन्हें 60,000 अलॉट किए ऑन प्रोराटा बेसिस पर,
द शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 12,000 शेयर मस्ट हैव अप्लाइड। तो जिस शेयर होल्डर को 1200 शेयर्स दिए गए हैं उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, हमारे को ये कैलकुलेट करना है। तो इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगी और इस क्वेश्चन का आंसर इजीली हमारे को पता चल जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड इक्वल्स टू अप्लाइड बाय शेयर होल्डर अपॉन अलॉटेड टू शेयर होल्डर। सिंपल। टोटल इन्होंने क्या बोला, जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया था उसे हमने 60,000 अलॉट किए। इसका मतलब टोटल अप्लाइड इज 80,000, टोटल अलॉटेड इज 60,000 इक्वल्स टू अप्लाइड बाय शेयर होल्डर यू नीड टू कैलकुलेट। तो इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या हो गई, ब्लैंक। और अलॉटेड आपको उन्होंने क्या बोला, जिसको 1200 अलॉट किए गए। तो यहाँ पे हमने कितना लिखा, 1200। तो आपसे पूछ रहे हैं जिसको 1200 अलॉट किए गए उसको कितने अप्लाई, उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा। तो अप्लाइड शेयर निकालने के लिए आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर पता लग जाएगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 60,000। तो राइट आंसर इज 1600। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसी के जैसा एक और आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ पर आपके पास अलॉटेड शेयर ऑफ अ शेयर होल्डर गिवन था, तो हो सकता है कल आपके पास अप्लाइड शेयर्स गिवन हो और आपको अलॉटेड कैलकुलेट करना होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपल आप यहाँ पे अप्लाइड की जगह पे वैल्यू लिख देना और यहाँ पे ब्लैंक कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डन, आंसर निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। आ जाओ एक बात और समझते हैं। इसी सेम क्वेश्चन में अगर उन्होंने ये दिया होता कि 80,000 पब्लिक ने अप्लाई किए और हमने से पार्ट ऑफ शेयर रिजेक्ट कर दिया, अगर रिजेक्टेड गिवन है, टोटल में से रिजेक्टेड पार्ट गिवन है, ठीक है, तो रिजेक्ट वालों को हम टोटल में कंसीडर नहीं करेंगे, हम अदर देन रिजेक्टेड वालों को ही यहाँ पे लेंगे। ये याद रखना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है और आंसर आपका 0 हो जाएगा इस बारी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ शेयर ऑफ ₹4 लाख। अब ये वापस से मैंने क्वेश्चन डाला है जो कंसिडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड है। क्या दिया है, इफ शेयर ऑफ ₹4 लाख आर इश्यूड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स ₹5 लाख। आपसे पूछा जा रहा है अगर आपने 5 लाख की एसेट्स खरीदी और उसके बदले में आपको शेयर्स दिए गए जिसकी वैल्यू कितनी है 4 लाख, तो शेयर ऑफ ₹4 लाख आपको इशू किए गए हैं किसके बदले में, 5 लाख की एसेट्स के रिटर्न में। तो 1 लाख विल बी ट्रीटेड एज, जो ये 1 लाख की वैल्यू होगी ये क्या होगी। तो देखो अगर आपने शेयर इशू करे हैं तो आपकी जो पेमेंट की एंट्री होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब यहाँ पे लिखा है आपको वेंडर को पेमेंट करनी है 5 लाख की, आपने शेयर दिए 4 लाख के, तो द डिफरेंस विल बी क्रेडिटेड। आप डिफरेंस को क्रेडिट करने वाले हो जो भी आएगा, और आप किस नाम से करोगे, प्रीमियम के नाम से करोगे, तो दैट 1 लाख विल बी प्रीमियम। अब कुछ बच्चों को लगेगा ये तो क्वेश्चन ही गलत है और इसके ऑप्शन भी गलत है, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं ऐसे, क्योंकि हम लोग ने ना जब भी परचेज कंसिडरेशन पढ़ा है तो आपके टीचर्स ने बताया है आपको जो डिफरेंस वाली वैल्यू होती है वो या तो गुडविल में आती है या तो कैपिटल रिजर्व में आती है। डिफरेंस का बैलेंस गुडविल में डेबिट होता है, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होता है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व वाला जो पॉइंट होता है वो बाइंग की एंट्री का पार्ट होता है। और ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपके पास पूछा जा रहा है सॉरी, आपके पास पेमेंट की एंट्री की बात हो रही है कि अगर आप बाय करते हो और आपको इतने के शेयर्स दे दिए जाते हैं, इसका मतलब ये पेमेंट की एंट्री है। तो इन दोनों बातों में कंफ्यूज मत होना। अगर आपके पेमेंट की एंट्री में डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं तो डेबिट बैलेंस आपका डिस्काउंट होगा और क्रेडिट बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, आपके पास प्रीमियम हो जाएगा। तो प्रीमियम ही गिवन होता है आपके पास, तो आप प्रीमियम से क्रेडिट कर देना, डिस्काउंट नहीं आएगा हमारे पास में। और अगर आपके पास बाइंग की एंट्री में डिफरेंसेस आते हैं तो डेबिट साइड में डिफरेंसेस किससे रिकॉर्ड किए जाएंगे, गुडविल से, और क्रेडिट साइड का डिफरेंस आपका पास किससे आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी इश्यू कर रही है 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच।
ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में जो शेयर्स की वैल्यू होती है वो 100 और 10 गिवन होती है, तो इस बात को अंडरलाइन करो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्वेश्चन में 50 रुपीज़ आपकी वैल्यू गिवन है एट पार, इसका मतलब नो प्रीमियम, 50 रुपीज़ का शेयर 50 में इश्यू किया जा रहा है। पेबल एज एप्लीकेशन 20%। अब कुछ स्टूडेंट्स तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, परसेंटेज में वैल्यू दी है, तो भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 50 का परसेंटेज कैलकुलेट करो, तो 50 का 20% कितना होता है 10, इसका मतलब एप्लीकेशन पे कितना है रुपीज़ 10 रुपीज़। 50 का 40% कितना होता है 20, तो एप्लीकेशन आपकी हो गई 20 रुपीज़ की। 50 का 10% होता है 5, और बैलेंस अब देखो यहाँ पे 20, 40, 10 टोटल कितना हो गया हमारे पास 70, तो बैलेंस कितना बचा 30%। तो यहाँ पर आप 30% निकाल लो, 50 का 30% 50। अदरवाइज आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इन तीनों को प्लस करो, 50 में से माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी। तो अब मेरे को नंबर्स में पता चल गया, मैंने परसेंटेज को फिगर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब उन्होंने बोला कंपनी ने इश्यू किया था 4000, पर पब्लिक लेने के लिए कितना आ गई 10,000। ओके जी, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला 6000। अब आपके पास क्या गिवन है, अलॉटमेंट वर मेड ऑन प्रोराटा, आपने प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया। प्रोराटा का सिंपल मतलब क्या होता है, जितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए हैं आपने उनको क्या कर दिया एडजस्ट कर दिया। इसका मतलब कंपनी ने 4000 इशू किया, पब्लिक ने 10,000 के लिए अप्लाई किया, एक्सेस इज 6000 और 6000 को आपने एडजस्ट कर दिया। ओके, अभी देखो हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एंट्रीज लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। सिंपल देखते हैं, देखो 10,000 शेयर्स अप्लाइड है यहाँ पर, इसका मतलब एप्लीकेशन 10,000 ने पे किया होगा। उसके बाद हमारे पास कंपनी इश्यू कर सकती है, कंपनी ने इश्यू निकाला 4000 के लिए, एक्सेस कितना हुआ 6000, इसका मतलब एप्लीकेशन मनी 6000 पे हमें एक्स्ट्रा मिली है, तो एप्लीकेशन मनी हमारे पास कितनी है 10 रुपीज़, मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, इसका मतलब आपने 60,000 रुपीज़ को एडजस्ट किया होगा अलॉटमेंट पे। ओके, 60,000 को आपने क्या किया होगा एडजस्ट किया होगा अलॉटमेंट पे। अब जो भी आपके पास एडजस्टेड वैल्यू है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अलॉटमेंट पे टाइम पे क्या वैल्यू रिसीव होगी। हमने अलॉटमेंट ड्यू करी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास 4000, जितना कंपनी ने इश्यू किया था वही फिगर लेंगे। तो हम यहाँ पे ड्यू कर लेते हैं अलॉटमेंट 4000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी इज 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20, वैल्यू इज 80,000, हमारी अलॉटमेंट ड्यू हो गई। अब कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, यहाँ पर सोचेंगे कि 80,000 ही आंसर होना चाहिए और नील को टिक कर देंगे और नील आंसर गलत हो जाएगा। ऑलरेडी आपके पास क्या दे रखा है 80,000 आपके पास अलॉटमेंट ड्यू हुई है, बट कुछ अमाउंट तो ऑलरेडी रिसीव था ना पहले से, तो कितने पैसे थे जो पहले से रिसीव हो चुके हैं, दैट इज 60,000। तो यहाँ पर हम 60,000 को डिडक्ट करेंगे, बैलेंस कितना बचा 20,000, ये जो 20,000 है ये आपको रिसीव हो जाएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और क्वेश्चन इज डन। है नहीं सिंपल बिल्कुल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, अप्लाइड अलॉटेड, प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा के टाइम पे आपको एप्लीकेशन रिसीव होने के साथ, और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी बताने की कोशिश कही है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो आपके जो भी डाउट्स हों उन्हें प्लीज़ कमेंट करो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से इंस्टा पे डायरेक्टली डीएम करके भी पूछ सकते हो। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट उनको भी अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चंस पे हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच, सी यू।